नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत एजुकेशन हब में। तो साथियों, जो भी अभ्यर्थी रीट या किसी भी संस्कृत एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट, सी टेट, KVS, किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि मैंने इस वीडियो के अंदर वही प्रश्न लिए हैं जो कि अपने एग्ज़ाम में आते हैं, यानी कि सेम एग्ज़ाम में पैटर्न पर जो प्रश्न होते हैं, सेम उसी पैटर्न के प्रश्न मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आज का अपना पहला प्रश्न है, उच्चारण स्थलानि कति भवन्ति, यानी कि उच्चारण स्थल कितने होते हैं। तो देखिए, वैसे तो उच्चारण स्थल 7 होते हैं, 7 होते हैं वैसे तो, लेकिन अगर जो पाणिनीय शिक्षा है उसके अंदर उर को भी एक 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। तो इसलिए अपने विकल्प में 7 नहीं है, 8 हैं। तो 8 अपना जो विकल्प है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि जो पाणिनीय शिक्षा है उसमें उर को भी 8वां उच्चारण स्थान माना गया है। अपना अगला प्रश्न है, कस्मिन् माहेश्वरी सूत्रे मध्य आकारस्य इति संज्ञा भवति, यानी किस माहेश्वरी सूत्र में मध्य आकार की भी इति संज्ञा होती है। तो अपने पास ऑप्शन है हयवरट, लर्ण, यमंगण, नम, हल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लर्ण। जो लर्ण अपना सूत्र है उसमें जो मध्य आकार है उस आकार की भी इति संज्ञा होती है। अपना अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान दृष्टया असमूहित वर्णम अस्ति, यानी कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से असमूहित वर्ण कौन सा है, उसको अपने को चुनना है अपने विकल्प में से। तो अपने पास विकल्प है घ, अंग, अह और है। दोस्तों देखिए, अपना विकल्प नंबर ए, से और है, ए, से और है, ये जो 3 विकल्प है उनका उच्चारण स्थान है कंठ, उनका उच्चारण स्थान है कंठ। और अपना जो ये ब विकल्प है वो इस कंठ उच्चारण स्थान में नहीं आता है, कंठ से उच्चारित नहीं होता है। तो इसका असमूहित वर्ण जो है वो हो जाएगा ब, यानी कि अंग। तो अंग का उच्चारण स्थान है अपने नासिका, यम गणना नाम नासिका और अनुस्वारस्य नासिका, इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। ठीक है। अपना अगला प्रश्न है, च वर्ण से शुद्ध वर्गीकरणम अस्ति, जो ये च वर्ण है इस च वर्ण का शुद्ध वर्गीकरण कौन सा है, इसको अपने को चुनना है। देखिए, सबसे पहले तो ये च, ये अपने जो है वर्ग का पहला वर्ण है, यानी कि च वर्ग जो है उसका पहला ही वर्ण है, तो इसका मतलब है ये अघोष है, यानी कि वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं, और बाद के जो 3 वर्ण होते हैं वो होते हैं घोष वर्ण। और अघोष है इसलिए ये श्वास है और यही विवार है। और स्पर्श, स्पर्श यानी कि क से लेकर के म तक जो कुल 25 वर्ण होते हैं, क से लेकर के म तक कुल जो 25 वर्ण होते हैं वो अपने होते हैं स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्णों को ही हम कहते हैं स्पष्ट वर्ण। तो स्पर्श वर्ण और स्पष्ट वर्ण ये हो गए। अब है तालव्य, जो च है इसका उच्चारण स्थान है तालु, इचु यसानाम तालु। तो अपना जो विकल्प है वो ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु कस्य पदस्य प्रग्रह संज्ञा भवति, निम्नलिखित में से किसकी प्रग्रह संज्ञा होती है। देखिए दोस्तों, प्रग्रह संज्ञा होती है ई देदु देद द्विवचनम प्रग्रह, यानी कि अगर शब्द में दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए आपको देखने को मिले, और अगर शब्द द्विवचन में हो, तो वहाँ पे प्रग्रह संज्ञा होती है। अब देखिए, अपने इस नियम को कौन सा विकल्प फॉलो कर रहा है, यानी कि दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए और शब्द द्विवचन में है तो वहाँ पे प्रग्रह संज्ञा होती है। देखिए किस विकल्प में अपना ये नियम लागू हो रहा है। तो विकल्प नंबर अपने है ब, विकल्प नंबर ब, इसमें अपना ये नियम लागू हो रहा है, क्योंकि इसमें अंत में दीर्घ ई आ रही है तो यहाँ पे प्रग्रह संज्ञा है। तो अपना विकल्प ब सही है। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विकल्पे संयोग संज्ञा अस्ति, किस विकल्प में संयोग संज्ञा है। देखिए दोस्तों, संयोग संज्ञा कहाँ पर होती है, जहाँ पर व्यंजन वर्ण होते हैं और वो अत्यधिक निकट आ जाते हैं,
तो वहाँ पे संयोग संज्ञा होती है। तो अपना ये जो नियम कहाँ पे लागू हो रहा है, विकल्प नंबर ए के अंदर लागू हो रहा है। यहाँ पे न, द और रे ये हलंत व्यंजन वर्ण है और अत्यधिक पास पास में आ रहे हैं, यानी कि इनके मध्य में कोई भी स्वर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे ये संयोग संज्ञा है। तो विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है। अपना अगला प्रश्न है, ङी अस्मिन शुभ प्रत्यय विभक्ति वचनम च स्तः, यानी कि ङी इस शुभ प्रत्यय में विभक्ति और वचन कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए जो ङी है ये सुबंत है, क्या है, सुबंत है, और इनकी संख्या होती है 21। सुबंतों की संख्या होती है 21 और ये जो सुबंत है वो जुड़ते हैं शब्दों में। इसके अलावा एक होते हैं अपने तिगंत। तिगंतों की संख्या होती है 18 और ये जो तिगंत हैं वो जुड़ते हैं अपने प्रत्ययों के अंदर। तो यहाँ पे दे रखा है ङी, तो इसके अंदर अपने को चुनना है कि भाई कौन सी विभक्ति है और उसका कौन सा वचन है। तो इसका सही जवाब है ब, यानी कि इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, तिगंत जो है ये जुड़ते हैं धातुओं के अंदर, अभी मैंने जो आपको बताया था वो प्रत्यय वो थोड़ा सा मुंह से निकल गया है, लेकिन ये जो है तिगंत ये जुड़ते हैं अपने धातुओं के अंतर्गत। ठीक है, थोड़ा इसका ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, थस इति प्रत्यय इति तिंग प्रत्यय पुरुष अस्थि, यानी कि थस जो ये प्रत्यय इसमें पुरुष कौन सा है। तो ये जो थस तिगंत प्रत्यय मैंने बताया कि तिगंतों की जो संख्या होती है वो होती है 18 तिगंत होते हैं। तो ये जो थस है इसमें कौन सा पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही जवाब है परस्मैपदी और मध्यम पुरुष। ये देश का बिल्कुल सही जवाब है। अपना अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु प्रग्रह संज्ञक को शब्द अस्ति, यानी निम्नलिखित में से प्रग्रह संज्ञक शब्द कौन सा है वो अपने को विकल्प में से छांटना है। अपने पास विकल्प है हरि, हरय या फिर सर्वे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि प्रग्रह संज्ञा कहाँ होती है। एक बार गौर कर लें आप कि जहाँ पर शब्द में दीर्घ ई, दीर्घ उ और ए, इसके अलावा अगर शब्द द्विवचन में हो, यानी कि ये भी हो और शब्द द्विवचन में हो, तो वहाँ पे जो संज्ञा होती है वो होती है प्रग्रह संज्ञा। वो शब्द होता है प्रग्रह संज्ञक शब्द होता है। तो अपने ये नियम कहाँ पर लागू हो रहा है, विकल्प नंबर अपना जो ब है, अपना जो ब विकल्प है उसमें ये नियम लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऋस्व मात्रा है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे जो अपने ई है वो दीर्घ है, तो ये जो ब है अपना प्रग्रह संज्ञक शब्द है। अगला प्रश्न है, ध्वम अस्मिन तिगम प्रत्यय पुरुष अस्ति, ये जो ध्वम है इस तिगंत में कौन सा पुरुष है। ये जो तिगंत प्रत्यय है, ये जो ध्वम है इस तिगंत प्रत्यय में कौन सा पुरुष है वो विकल्प में से आपको छांटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपने द, यानी कि आत्मनेपदी मध्यम पुरुष। इसमें आत्मनेपदी मध्यम पुरुष है ये। और तिगंत कितने होते हैं, 18 होते हैं, याद रखिएगा। और सुबंत और तिगंत इनकी संज्ञा होती है पद। क्या होती है, इनकी पद संज्ञा होती है। अगर एग्जाम में पूछ ली जाए कि भाई तिगंत और सुबंतों की क्या संज्ञा होती है, तो आपको बताना है इसकी पद संज्ञा होती है। हाल ही में जो अभी जनवरी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था अपने फर्स्ट ग्रेड का, उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है कि सुबंत तिगंत का संज्ञा। अगला प्रश्न है, कस्मिन् विकल्पे संयोग संज्ञा अस्ति, किस विकल्प में संयोग संज्ञा है। तो अभी मैंने आपको ऊपर जिक्र किया था, अभी मैंने बताया था कि भाई जहाँ पे व्यंजन वर्ण होते हैं और हलंत होते हैं और वो अत्यधिक निकट आ जाते हैं, वहाँ पे क्या होती है, संयोग संज्ञा होती है। तो ये नियम अपने कहाँ पर लागू हो रहा है, देखिए कपीस इसमें नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, महेश में भी नहीं हो रहा है। अपना जो सरस्वती है इसमें ये जो स और ये व अत्यधिक पास पास में आ रहे हैं, तो यहाँ पे अपना विकल्प बिल्कुल सही है। जो सरस्वती है उसमें संयोग संज्ञा है। अगला प्रश्न है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम अत्र प्रयत्न शब्दस्य तात्पर्य वर्तते। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ पे प्रयत्न शब्द का तात्पर्य क्या है ये बताना है आपको। तो देखिए जो प्रयत्न शब्द है
इसका प्रयोग हम केवल आभ्यंतर प्रयत्न के लिए ही कर सकते हैं। जो प्रयत्न शब्द है इसका प्रयोग हम केवल और केवल आभ्यंतर यत्न के लिए ही कर सकते हैं। और जो बाह्य यत्न है उसके लिए हम केवल यत्न का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? यत्न का। तो जो बाह्य यत्न है उसके लिए केवल हम यत्न का प्रयोग करते हैं, और जो आभ्यंतर प्रयत्न है उसके लिए हम प्रयत्न का प्रयोग करते हैं। और यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर यत्न और एक होता है बाह्य यत्न। एक तो आभ्यंतर यत्न और एक होता है बाह्य यत्न। और जो आभ्यंतर यत्न है इनकी संख्या होती है 5, और जो बाह्य यत्न है इनकी संख्या होती है 11 है। कई बार परीक्षा में इनकी संख्या भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है, संज्ञा विधायक सूत्र पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र इनमें से कौन सा है? तो प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है अपने आदिरंतेन सहिता। आदिरंतेन सहिता, ये जो सूत्र है वो प्रत्याहार विधायक सूत्र है। और ये जो सूत्र है पर सन्निकर्ष संहिता, ये अपने संधि विधायक सूत्र है। कौन सा है? संधि विधायक सूत्र है। देखिए ये जो सूत्र है वो तो है प्रत्याहार विधायक, और ये जो सूत्र है वो है संधि विधायक। ये सूत्र है संधि विधायक। और ये जो सुप्त तिगंत है इनकी होती है पद संज्ञा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अल प्रत्याहारे सम्मिलिता भवन्ति। अल प्रत्याहार में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, ये अपने को प्रश्न में पूछा है। तो अपने पास विकल्प है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उभो एसु को अपि न, यानी कि स्वर्ण वर्ण या फिर व्यंजन वर्ण, या ये दोनों स्वर और व्यंजन, या इनमें से कोई भी नहीं। देखिए जो अल प्रत्याहार है इसमें स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल होते हैं, स्वर प्लस व्यंजन दोनों ही शामिल होते हैं। तो इस हिसाब से अपना जो विकल्प है से वो बिल्कुल सही होगा। देखिए जो स्वर है उनको संस्कृत में अच कहा जाता है, स्वरों को संस्कृत में अच कहा जाता है, और व्यंजनों को कहा जाता है हल। व्यंजनों को हल कहते हैं। और स्वर जो होते हैं इनकी संख्या संस्कृत में माहेश्वरी सूत्रों के अनुसार स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 मानी गई है, जो कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। और व्यंजन जो होते हैं इनको हल कहते हैं, और इनकी संख्या संस्कृत में 33 मानी गई है। इस प्रकार से संस्कृत में कुल 42 वर्ण होते हैं अच और हल को मिला करके। अपना अगला प्रश्न है, तय वर्ण से शुद्ध वर्गीकरणम अस्ति। जो ये तय वर्ण है इसका शुद्ध वर्गीकरण आपको करना है कि ये किस श्रेणी में आता है। देखिए तय, सबसे पहले तो ये स्पर्श वर्ण है, यानी कि इनकी संख्या कैसे मैं, इनके मध्य में ये तय आता है, ठीक है। तो ये स्पर्श वर्ण है। इसके बाद में ये दंत्य वर्ण है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत्य है। लित्तुलसानाम दंतः, लित्तुलसानाम दंत है। तो इस प्रकार से जो तय है ये दंत्य है। और स्पष्ट, जो स्पर्श है वही क्या है? स्पष्ट है, जो जिनकी संख्या 25 होती है। अब देखिए ये अघोष है या घोष है। तो देखिए ये जो तय है वो वर्ग का पहला ही वर्ण है, वर्ग का पहला ही वर्ण है। और हम जानते हैं कि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे जो तय है वो अपने अघोष है, और जो अघोष है वही श्वास है और वही विवार होता है। तो इस हिसाब से अपना विकल्प नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सवर्ण से ध्वनि वर्ग अस्ति। जो ये स है इस स वर्ग की ध्वनि वर्ग कौन सा है? सवर्ण का ध्वनि वर्ग कौन सा है? पार्श्विक, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी? तो इसका सही जवाब है अपने किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्प प्राणा संति। अल्प प्राणा संति,
अल्पप्राण कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वर्णों को हम अल्पप्राण कहते हैं? तो देखिए, प्रत्येक वर्ग के विषम वर्ण, यानी कि प्रत्येक जो वर्ग है उन वर्गों के विषम वर्ण, विषम वर्ण जो होते हैं वो, तो प्रत्येक वर्ग के जो विषम वर्ण होते हैं, यानी कि विषम वर्ण कौन कौन से? पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। पहला, तीसरा और पांचवा ये जो वर्ण होते हैं वो अपने सम्मिलित होते हैं अल्पप्राण के अंतर्गत। किस में आते हैं? अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण। तो अपने को छांटना है कि पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण इन विकल्पों में से किसके अंदर है। देखिए, विकल्प नंबर अपना ये जो स है, इसमें पहला वर्ण, तीसरा, पहला, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से मतलब तीसरा पांचवा आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना जो स विकल्प है वो बिल्कुल सही है। यानी कि जो प्रत्येक वर्गों का अपने जो विषम वर्ण होते हैं वो विषम वर्ण अपने अल्पप्राण के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। अपना अगला प्रश्न है, क उपपद मान्य है। क है उपपद मान्य है, यानी कि कौन सा उपपद मान्य है इनमें से? देखिए, मैंने आपको बताया कि उपपद मान्य के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो उपपद मान्य के अंदर जैसे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, प और फ, इनके पहले ऐसा, अगर आपको ऐसी आकृति यानी कि ऐसा अर्ध विसर्ग आपको मिल जाए तो वो उपपद मान्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी कि अर्ध विसर्ग प और अर्ध विसर्ग फ, इनको हम कहेंगे उपपद मान्य। ठीक है, तो देखिए ये दोनों, इनमें से कौन सा वर्ण इन अपने विकल्प के अंदर है। तो विकल्प नंबर अपना जो द है, उस द के अंदर अर्ध विसर्ग और प है, तो द अपना विकल्प बिल्कुल सही होगा। ये अपना क्या है? उपपद मान्य है। तो अगला प्रश्न है, ट वर्णस्य शुद्ध वर्गीकरणम अस्ति। ये जो ट वर्ण है इसका शुद्ध वर्गीकरण है। देखिए, ट सबसे पहले तो पहला ही वर्ण है, वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो इस हिसाब से क्या होगा? अघोष होगा। ठीक है, और इसके बाद में ट, यानी कि ये कैसे लेकर के मैचक में आता है क्या? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये क्या है? स्पर्श भी है, अघोष भी है और स्पर्श भी है। ठीक है, और ट का उच्चारण स्थान कौन सा है? ट का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो ये इसका उच्चारण स्थान है वो है मूर्धा। इसको ट को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब देखिए कि वर्ग का किस नंबर का वर्ण है? पहला, तीसरा, पांचवा, चौथा, या कौन सा वर्ण है? तो ये है वर्ग का पहला ही वर्ण है, यानी कि ये विषम वर्ण है। क्या है? विषम वर्ण है। तो इस हिसाब से क्या हुआ? ये अल्पप्राण हुआ। तो अपना विकल्प नंबर बिल्कुल ए सही है। अगर इस हिसाब से आप तैयारी करेंगे, इस हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे इन वर्णों की, तो आप आसानी से इनको सीख जाएंगे। ठीक है, तो अपना अगला प्रश्न है, निम्नांकितेषु संज्ञा सूत्रम अस्ति। निम्नलिखित में से संज्ञा सूत्र कौन सा है? इनमें से अपने को चुनना है कि संज्ञा सूत्र कौन सा है। देखिए, इको यणची ये नहीं है, आद्गुण है, का सवर्ण है। ये जो तीन अपने सूत्र हैं, ये जो अपने तीनों सूत्र हैं वो क्या है? वो संधि विधायक सूत्र है। क्या है? संधि विधायक सूत्र है। और अपना जो विकल्प ब है वो सही है। वो क्या है? वो संज्ञा विधायक है, वो संज्ञा विधायक है। तो इस हिसाब से अपना विकल्प नंबर ब सही है। अगला प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रेषु के वर्णा इत संज्ञका। माहेश्वर सूत्रों में से कौन से जो वर्ण होते हैं वो इत संज्ञक होते हैं, यानी कि शुरू के वर्ण होते हैं या अंत के वर्ण होते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो अपने विकल्प में देखिए, अंत्य यानी कि अंत का वर्ण, आद्य है या सर्वे, या न कोपी, या कोई भी नहीं। तो कौन सा वर्ण माहेश्वर सूत्रों में इस संज्ञक होते हैं? सबसे पहले तो आप देखिए, माहेश्वर सूत्र जो होते हैं उनकी उत्पत्ति हुई है भगवान शिव के डमरू से हुई है, और उनकी संख्या है 14 है। कितनी है? 14 सूत्र हैं। और इनका जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम वाला वर्ण है वो होता है इत संज्ञक। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, पहला सूत्र ए, ई, उ और ण। ए, ई, उ, ण, ये जो है अपना माहेश्वर सूत्रों का पहला सूत्र है। तो इसमें जो अंतिम वर्ण है ये ण, ये ण क्या है? अपने इत संज्ञक वर्ण है। ण क्या है? इत संज्ञक वर्ण है। तो इसका मतलब है कि अंत वाला वर्ण जो होता है
माहेश्वर सूत्रों में जो अंत वाला वर्ण होता है वही क्या होता है, अपने इत संज्ञक वर्ण होता है। तो यहाँ पे है विकल्प में है अपने ए, यानी कि अंत वाला वर्ण, तो अंत वाला वर्ण होता है इत संज्ञक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुस्वारस्य उच्चारण स्थानम भवति। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है, मैंने पहले भी जिक्र किया था अभी ऊपर वाले प्रश्न के अंदर। तो अनुस्वार जो होता है ये वाला, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान कौन सा है, इसका अपना सही जवाब है नासिका। अनुस्वार का नासिका ही उच्चारण स्थान होता है। और यम गणना नाम जो वर्गों के पंचम वर्ण है उनका भी नासिका उच्चारण स्थान है, और मूल उच्चारण स्थान भी है। जो पंचम वर्ण होते हैं उनके दो दो उच्चारण स्थान होते हैं, और अनुस्वार का है नासिका। अगला प्रश्न है, आम्रेडितम भवति। आम्रेडितम भवति यानी कि आम्रेडित होता है। सबसे पहले तो आम्रेडित कहते किसको हैं ये एक बार आप जान लीजिए। जहाँ पर दो वर्ण होते हैं, दो समान वर्ण होते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ क, ये दो समान वर्ण है और दो बार आवृत्ति आ रही है एक वर्ण की। तो इनमें से जो द्वितीय वर्ण है, ये जो द्वितीय क मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्या है, आम्रेडित है, यानी कि बार बार आवृत्ति हो रही है इसकी। तो यहाँ पे देखते हैं किस विकल्प में अपना ये नियम है। विकल्प नंबर 6, यानी कि द्विरूपतक से परस्य, यानी कि दो बार जहाँ पर वर्ण आता है, दो बार कहा जाता है, उनमें से पर वाला वर्ण यानी बाद वाला वर्ण जो होता है वो आम्रेडित होता है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपना अगला प्रश्न है, स्पर्श वर्णानाम आभ्यंतर प्रयत्नम भवन्ति। जो स्पर्श वर्ण होते हैं उनका आभ्यंतर प्रयत्न होता है। जो स्पर्श वर्ण होते हैं यानी कि क से लेकर के म तक कुल 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। इनको उदित वर्ण भी बोलते हैं और वर्गीय व्यंजन भी इनको ही बोलते हैं। कादयो मावसान है, यानी कि क से लेकर के म तक कुल 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, जो स्पर्श वर्ण होते हैं और वही क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं। जो स्पर्श वर्ण होते हैं उन्हीं को स्पष्ट वर्ण भी कहते हैं। तो अपना विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही होता है। इसमें अन्य विकल्पों की ओर भी हम ध्यान दे लेते हैं कि विकल्प नंबर जो ब है, इसमें हम देखते हैं कि ईसत स्पष्ट किसको कहते हैं। तो इस ईसत स्पष्ट के अंतर्गत अपने जो अंतःस्थ वर्ण होते हैं, जो 4 अंतःस्थ वर्ण हैं, कौन कौन से, ये, व, र, ल, ये आते हैं अपने ईसत स्पष्ट के अंतर्गत। ठीक है, और अपने जो विवृत हैं, विवृत के अंदर आते हैं समस्त स्वर। समस्त स्वर है वो अपने आते हैं विवृत के अंतर्गत। और जो ये संवृत है, संवृत में आते हैं अपने ए। जो ए है वो आता है संवृत में। प्रयोग की दशा में तो स ए संवृत में आता है, और प्रक्रिया की दशा के अंदर जब ए और ए दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं, दोनों मिलकर के आ बन जाते हैं, तब वो आते हैं विवृत के अंतर्गत। ठीक है, ये जो अपने दे रखे हैं यहाँ पे, ये क्या है, ये आभ्यंतर प्रयत्न है और इनकी संख्या होती है 5। वो 5 कौन कौन से होते हैं, 4 तो यहाँ पे दे रखे हैं, स्पष्टम, ईसत स्पष्टम, विवृतम और समृतम। इसके अलावा एक होता है ईसद विवृत। क्या होता है, ईसद विवृत। उसके अंतर्गत आप अपने आते हैं ऊष्म वर्ण। जो अपने ऊष्म वर्ण है ना 4, श, श और है, ये जो 4 अपने ऊष्म वर्ण हैं इनकी गणना की जाती है। देखिए ये जो श है इनको बोलते हैं तालव्य से। क्या बोलते हैं, तालव्य से। और ये जो स है इसको बोलते हैं दंत्य से, इसको बोलते हैं मूर्धन्य से। ठीक है, ये तालव्य से, ये दंत्य से और ये है मूर्धन्य से। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रत्याहारे कति वर्णा सम्मिलिता भवन्ति। ये अपना प्रत्याहार है ये कुल 44 प्रत्याहार गिनाए गए हैं। तो ये प्रत्याहार कति वर्णा सम्मिलिता भवन्ति, ये प्रत्याहार में कितने वर्ण सम्मिलित होते हैं, ये अपने को पूछा गया है। तो ये जो ये प्रत्याहार है इसमें 39 यानी कि 1 नहीं या 30 में 39 यानी कि 29 अपने 29 वर्ण हैं वो इसमें सम्मिलित किए जाते हैं ये प्रत्याहार में। तो अपना विकल्प नंबर ब बिल्कुल सही है।
मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अत्यंत ही बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने इसमें जो अपने परीक्षा में आने वाले हैं सेम उसी पैटर्न पे मैंने इसमें प्रश्न सम्मिलित किए हैं। दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम में आपको देखने में मिल सकते हैं और देखने को मिलेंगे, जिनका पैटर्न यही रहेगा, इसी लैंग्वेज में वो मतलब इसी पैटर्न पर वो आएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।